ऑडिट की रिवीजन करनी है। बैंक ऑडिट टफ चैप्टर लगता है, कोई बात नहीं भाई साहब, रिवीजन वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। एक आपको मास्टर लिंक भी दूंगा, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। सारी रिवीजन वीडियोस अवेलेबल हैं, क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अब इसके बाद एक और पार्ट आएगा, क्योंकि मैं झुकेगा नहीं साला। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट, लाइक करना मत भूलना। आ जाओ जी, सेकंड पार्ट में स्वागत है आपका। कि भाई साहब कंडक्टिंग एंड ऑडिट वाला फेज कैसे कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले मेरी बात को सुनिए, कंडक्टिंग एंड ऑडिट वाला फेज अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें भाई साहब भर भर के पॉइंट्स दे रखे हैं। और कुल मिला के हमारे पास जो है वो 17 के आसपास जो है वो पॉइंटर्स यहाँ पे कवर है। अब हमें भाई 17 पॉइंटर्स जो हैं, क्या हमसे कोई एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये 17 पॉइंट जरा लिख के बताओ? भाई पूछ लेंगे तो बेवकूफ़ हैं ये लोग। हाँ, इन 17 पॉइंट में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली, उनको हम लोग जो है बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और वैसे भी इन 17 पॉइंट में पता आपको क्या कर रहे हैं, आपको घुमा घुमा के भाई साहब लेके आ रहे हैं कि ऑडिट में जीवन में आपने सीखा क्या क्या है। आइए, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इनिशियल कंसिडरेशन। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द इनिशियल कंसिडरेशंस व्हिच आर टू बी कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ अ बैंक। तो इसको बहुत अच्छे से मेरे साथ कवर कर लीजिएगा, जिसमें सबसे पहला आता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस में क्या है, बेसिकली कोई भी व्यक्ति जिसने बैंक से उधार ले रखा है वो बैंक का ऑडिटर नहीं बन सकता है। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस का मतलब यही है कि भाई साहब आप बैंक के ऑडिटर बने, इससे पहले जो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि आप जो है इंडेटेड नहीं है, आप यू डोंट ओ एनी मनी टू द बैंक। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। इस पे अलग क्वेश्चन बन सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इन 17 पॉइंट में से जो भी मैंने आपको दिखाए थे, 16-17 जो भी थे, मैं आपको मार्क करा सकता हूं कि इंडिविजुअली जो है किस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे बन सकता है, किसके ऊपर, आपका डिक्लेरेशन ऑफ आपका इनिशियल कंसिडरेशन पे, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, DOID। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो आरबीआई की गाइडलाइन है, अगर आपको इंटरनल असाइनमेंट कर रहे हैं बैंक के साथ तो आप उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते। इंटरनल असाइनमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉन्करेंट ऑडिटर। तो जिस ईयर में आप कॉन्करेंट ऑडिटर हैं उस ईयर में आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है प्लानिंग। और मैं फिर बोल रहा हूं, इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल कि पेज कैसे बढ़ाया जाए सिलेबस में, लेंथ कैसे बढ़ाई जाए सिलेबस की, हमारे पास नहीं है ICAI की दुनिया में। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, दूसरा हो गया अब हमारा इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑर्डर, तीसरा आता है प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग में बोल रहे हैं कि भाई साहब देखो, एज पर ऐसे 300 जो है आपको ऑडिट को प्लान करना है, और आपको 220 और 210 में लिखी हुई एक्टिविटीज को भी कंडक्ट करना है। 220 में जो आपकी एक्सेप्टेंस रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी, एक्सेप्टेंस रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या था सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी इंटीग्रिटी, हमारी कॉम्पिटेंसी, एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट एंड कुछ मुद्दे, राइट। तो वो हो गया 220 वाली एक्टिविटी। और साथ साथ में आपको बोला गया कि भैया 210 में भी जो है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पर जो चर्चा की गई है वो आपको फुलफिल करनी है। याद कीजिए 210 में हम बोलते थे कोई भी असाइनमेंट आप एक्सेप्ट और कंटिन्यू तभी करेंगे जब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अग्रीड है। और वो कब होता था, जब कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती थी और प्री कंडीशंस प्रेजेंट होती थी। प्री कंडीशंस दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूं। तो थर्ड स्टेज में आपको बोला गया भैया देखो ऐसा है, आपने क्या करना है, आपने ये एक्टिविटीज़ हैं जो आपने ऑडिट से पहले कर लेनी है, यानी कि 220 वाली और 210 वाली लीजिए। तो हमारे पास तीन बातें कौन कौन सी आ गई, एक तो हो गया डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, उसके बाद एक हमारे पास हो गया इंटरनल असाइनमेंट, फिर हमारे पास एक पॉइंट आ गया SA 300 जिसका कनेक्शन इन्होंने बना दिया 220 से और 210 से। आइए, चौथी कंसिडरेशन क्या है, कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर। CA फाइनल का टॉपिक है, पुराने वाले से करना है कम्युनिकेट, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 8। हाँ जी, पुराने वाले से करना है कम्युनिकेट, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 8। ये बच्चों एक सीधा जीता जागता एग्जांपल है कि कैसे CA फाइनल के सिलेबस से कॉपी करके चीजें यहां पे डाली जा रही हैं। ये सेम चीजें वहां पे भी है। आइए, तो हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर। हमने क्लास में डिस्कस किया था कि प्रीवियस ऑडिटर से जो है एक तरह का NOC लेना पड़ता है। इसकी डिटेल्स आप लोग CA फाइनल में पढ़ेंगे। तो इनिशियल 17 पॉइंट पढ़ने, 17 में से पहले पॉइंट के 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। वो क्या क्या, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट्स ऐसे 300, 220 और 210, और कम्युनिकेट विद दी प्रीवियस ऑडिटर लीजिए। देन उसके बाद आपको फिर से 210 पे ले जाते हैं और बोलते हैं जी आपने काम करना है, आपने एग्री करना है ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद द बैंक और उनको डॉक्यूमेंट करना है। आपने एग्री करना है ऑन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद द बैंक और आपने उनको डॉक्यूमेंट करना है। तो ऐसे 210 6 पॉइंट कवर हो गए। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट ऐसे 300, कम्युनिकेट विद द प्रीवियस या फिर रिटायरिंग ऑडिटर या फिर प्रीवियस ऑडिटर, और ऐसे 210 आ जाओ। देन उसके बाद इनिशियल एंगेजमेंट वाला जो एस है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। इनिशियल एंगेजमेंट वाला एस क्या है, 510। उसमें आपको देखना है कि ओपनिंग बैलेंस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल इंपैक्ट डालती हो। अगर ऐसा है तो आपको क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन जो है वो इशू करना पड़ेगा। ओके, लीजिए। तो 510 यहां पे हो गया, सारे लिख दूं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस जितनी बार बोलोगे उतना ज्यादा याद होगा। इंटरनल असाइनमेंट ऐसे 300, पुराने वाले से कम्युनिकेट,
ठीक है जी। और उसके बाद आया था एसए 210, फिर आया एसए 510। लीजिए ये सारे पॉइंट्स जो है हमने कवर कर लिए हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा 17 पॉइंट है। 17 में से पहला पॉइंट था आपका, 17 में से पहला पॉइंट बनता था आपका इनिशियल कंसिडरेशन। उसके अंदर के अभी हमने जो है वो कितने पॉइंट्स कवर करें, 6 पॉइंट कवर करें। फिर असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क। एंगेजमेंट रिस्क बेसिकली ऐसा रिस्क जो जिससे ऑडिटर की रेपुटेशन पे इंपैक्ट आ जाए एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से, तो उस रिस्क को हमने क्या कर लेना है, असेस कर लेना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, तो यहाँ पे एंगेजमेंट रिस्क यहाँ पे ऐड कर देता हूं मैं। एंगेजमेंट रिस्क को असेस करना है, एंगेजमेंट टीम को जो है वो आपने एस्टैब्लिश करना है। सारे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। और फाइनली आपको जाके बोल रहे हैं कि भाई 315 के रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर लेना। 315 की रिक्वायरमेंट्स क्या होती थी, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन क्या है, तो घबराना नहीं है। मैंने आपके लिए सारी की सारी इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन यहाँ पे कई बार रिपीट कर दी। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट, एसए 300, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन विद द प्रीवियस ऑडिटर, एसए 210, एसए 510, एंगेजमेंट रिस्क, एंगेजमेंट टीम एंड एसए 315, राइट। इनके अंदर का जो मटेरियल है आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको जो आपने पुराने एसए में पढ़ा है वही आप लोग लिख के आ सकते हैं। हेडिंग्स आपकी यही रहनी चाहिए। अब 17 में से सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। 17 में से पहले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, सेकंड पॉइंट पे कुछ भी नहीं बता रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, आपने जो ऐसे 315 की बातें हैं ना उसको दोबारा से यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपने आइडेंटिफाई एंड एसेस करना है रोमम को। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट में क्या बोलते हैं, आपने बैंक को समझना है, उसके एनवायरमेंट को समझना है, इंटरनल कंट्रोल को समझना है, ताकि आप लोग जो है रिस्क को समझ पाएं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई साहब कौन है जो ये पॉइंट्स बना रहा है। आइए, और फोर्थ पॉइंट बोलते हैं कि आपने बैंक को अकाउंटिंग प्रोसेस को समझना है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस का इंपैक्ट इंटरनल कंट्रोल पे हो सकता है और इंटरनल कंट्रोल को समझना जरूरी है, इसलिए आपने बैंक के अकाउंटिंग प्रोसेस को भी समझना है। तो हमारे 17 में से 4 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए, जिसमें से पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट था कि इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन जो है वो क्या क्या होंगी। आइए, देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग्स भी आते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग इंटरनल कंट्रोल पढ़ा करते थे और कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़ा करते थे, जिसमें हम लोग बात करते थे कौन से शॉर्ट कोड की, क्राइम वाले शॉर्ट कोड की, जिसमें हमारा आता था कंट्रोल एक्टिविटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटी एंड आपका कंट्रोल एनवायरमेंट, राइट। वही पांचों एलिमेंट इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वही पांचों एलिमेंट इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं कि आपने बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझना है, और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझने के लिए आपने 5 चीजों को समझना है। वो 5 चीजें वही हैं जो हमारे इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट होते थे, जैसे कि सबसे पहले और ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अब आप बोलोगे सर ये कहां पढ़ा था हमने, बेटा कंट्रोल इन्वायरमेंट की बात चल रही है कि टीसीडब्ल्यूजी जो है वो कितना इन्वॉल्व रहते हैं, टीसीडब्ल्यूजी जो है वो ओवरसाइट प्रोसेस में कितना इन्वॉल्व रहते हैं, वो कितने जागरूक हैं, अवेयर हैं, उनके एक्शन कैसे होते हैं, राइट। देन उसके बाद देखिए ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया, हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज आ गई, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज आ गई और रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया। सेम वही बात है जो हमने वहां पे पढ़ी हुई थी। जैसे कि कंट्रोल एक्टिविटी कहीं भी आ जाए, इवन पुरानी रिवीजन वीडियो में भी सेम बात हमने लिखी थी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, वेरिफिकेशन, अप्रूवल, रिकंसिलिएशन, एक्सेप्शन रिपोर्ट, फिजिकल सिक्योरिटी, कंटीजेंसी प्लानिंग, राइट। तो सेम की सेम बातें यहां पे रिपीट कर दी हैं, बट मैं फिफ्थ पॉइंट को बोलना चाहूंगा कि आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लीजिए 5 पॉइंट हमने कवर करे हैं, जिसमें से फर्स्ट और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सिर्फ और सिर्फ पेज भरने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए 6 पॉइंट पे चलते हैं, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। हम लोगों ने पहले ही एंगेजमेंट टीम डिस्कशन को काफी डिटेल में कवर कर लिया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद है। लास्ट वाली जो रिवीजन वीडियो आपने देखी होगी और उसके अंदर काफी डिटेल में हमने एंगेजमेंट टीम डिस्कशन को कवर किया हुआ है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लें, ताकि आप लोगों को इससे फायदा मिले। मैंने इस पे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए जरा देखते हैं, वापस चलते हैं। तो हमारे पास देखिए 17 पॉइंट्स थे, 17 में से हमने कितने पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा तो भाई जल्दी दिखा पाएंगे, पता नहीं चल क्या रहा है जीवन में। आ जाओ। तो हमारे पास जो है वो 6 पॉइंट कवर हो चुके हैं। देन उसके बाद 7वें पॉइंट में इनको दोबारा से याद है, अरे एसए 300 तो भूल ही गए, जबकि पहले आपको इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन बता दिया था। लेकिन यहाँ पे ये स्पेसिफिकली आपको बोल रहे हैं कि देखो जी आपने क्या करना है, आपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी है, ताकि जो है ऑडिट हमारा प्लान और परफॉर्म हो पाए इफेक्टिव मैनर में। बिल्कुल एसए 300 वाली बातें हैं, आपने स्ट्रेटजी स्टैब्लिश कर लेनी है प्रायर टू दी कमेंसमेंट, और आपने की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व रखना है प्लानिंग एंड ऑडिट के केस में। याद कीजिए ये सब हम एसए 300 में पढ़ चुके हैं। देन डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, फिर से 300 का रेफरेंस आ गया,
मैं आपको 17 पॉइंट याद नहीं कराऊंगा, मैंने आपको पहले के 9 पॉइंट जो याद कराने थे वो करा दिए। मैंने आपको 5वें के जो कंट्रोल इन्वायरमेंट के जो हमारे पास इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स थे उनसे याद करा दिया। 17 पॉइंट याद करना भाई बेवकूफ़ी होगी। आ जाओ। देन डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, फिर वही 300 का रेफरेंस देते हुए बता दिया जी हमें जो है प्लान जो है करना चाहिए ताकि जो हम लोग ऑडिट को इफेक्टिव मैनर में कर पाएँ, राइट। इसके लिए की टीम मेंबर्स को मैं एंगेज करना चाहिए। अब आता है 9th पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्लीज मार्क कर लीजिए। इंडिपेंडेंटली इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम क्या होता है। तो ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बेसिकली क्या है, समरी है ऑडिट प्लान की। कम ऑन, समरी है ऑडिट प्लान की। इसमें आपका एक्सपेक्टेड स्कोप और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लिखा होता है बेटा। साथ साथ में आपने जो इश्यूज, आपके जो इश्यूज थे, आपके जो रिस्क आइडेंटिफाई हुए थे ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट एक्टिविटी, वो लिखे होते हैं। और जो आपने डिसीजन लिया है फॉर द रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, वो लिखा होता है, उसका बेसिस लिखा होता है, राइट। मैं फिर रिपीट करता हूं, इश्यूज और रिस्क जो आइडेंटिफाई हुए प्लानिंग एक्टिविटी के दौरान, रिस्क असेसमेंट एक्टिविटी के दौरान, और साथ साथ में जो आपने डिसीजन लिया था फॉर रिलायंस और इंटरनल कंट्रोल, वो लिखा होता है। देन इसी से हमें एविडेंस भी मिलेगा कि हमारा ऑडिट जो है प्रॉपर्ली प्लान था और हमने रिस्पॉन्ड किया है सारे के सारे रिस्क को और अदर मैटर्स को जो हमें ड्यूरिंग द ऑडिट प्लानिंग दिखे थे, उनको हमने प्रॉपर्ली लिखा और हमने उनके लिए रिस्पॉन्स प्रॉपर दिया है। देन 10th पॉइंट, अच्छा 9th पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया आपने, 159, फिर से 159 बहुत इंपॉर्टेंट। मेटिलिटी डिटरमाइन करनी है। मेटिलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। हमें क्या करना है, हमें जो है मेटिलिटी और ऑडिट रिस्क के बीच में जो रिलेशन है उसको कंसिडर करते हुए चलना है। एंड फिर वो लाइन, मेटिलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। और हमें कैसे हम लोग जो है मेटिलिटी डिटरमाइन कर पाएंगे, जब हम बैंक को बहुत अच्छे समझ लेंगे, रिस्क को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देन 11th पॉइंट, SA 570, ऑडिटर को क्या कंसिडर करना चाहिए, ऑडिटर को इवेंट और कंडीशन कंसिडर करने चाहिए दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज, यहाँ पे बैंक लिख दीजिएगा, ऑन बैंक्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। देन आते हैं 12th पॉइंट पे। 12th पॉइंट पे आपको देखना है कि आपने क्या करना है, आपने रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी जो है वो कंसिडर करना है, स्पेसिफिकली रिस्क ऑफ फ्रॉड बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने आपको पहले भी बोला था, पमला के पीछे हम लोग पमले हैं, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। SA 240 का यहाँ पे रेफरेंस देंगे और बोलेंगे भैया ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। लेकिन स्पेसिफिकली 240 की बात चल रही है तो ड्यू टू फ्रॉड लिखेंगे। और हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है ऑन दोज मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू रिस्पॉन्ड देम एप्रोप्रिएटली। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। हाँ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हम लोग हमेशा एक्सरसाइज करेंगे, कुछ खास बात इसके अंदर नहीं बताई गई। RBI ने स्पेसिफिक गाइडलाइन दी है टू डील विद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि आपकी नो योर कस्टमर नॉर्म्स है। नो योर कस्टमर नॉर्म्स है तो आपको चेक करना है कि बैंक को नो योर कस्टमर नॉर्म्स प्रॉपर्ली फॉलो करता है या नहीं करता है, राइट। फिर बोल दूं, RBI ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है नो योर कस्टमर नॉर्म। और साथ साथ में हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो बोलते हैं बैंकों के आपको पॉलिसी प्रोसेस बनाने हैं जिससे आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाएं। देन असेस दी स्पेसिफिक रिस्क, हो सकता है देखिए आपको क्या करना था, फिर घूम घूम के वही बातें बोल रहे हैं, आपको स्पेसिफिक रिस्क पे भी ध्यान रखना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो सकता है, राइट, जो परवेजिवली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालता हो। देन रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज, आज की डेट में हमें पता है कि भाई बैंक सारे काम खुद नहीं करता है, बैंक बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो आउटसोर्स करता है और इसलिए आउटसोर्स्ड एंटिटी के अंदर भी बहुत सारे तरह के जो है रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हमें वो भी कंसिडर करते हुए यहाँ पे चलने हैं। ओके, मेरी पेंसिल चलनी बंद हो गई है भाई साहब, और कुछ हो सकता है इस रिवीजन वीडियो में तो वो भी कर दो नलायक। हाँ जी, तो फिर से पेंसिल भाई साहब चल चुकी है, आ जाओ। अब उसके बाद हमारे पास आता है 15 पॉइंट। 15 पॉइंट में क्या है, रिस्पॉन्स टू दी ऑडिटर्स रिस्क। कुछ नहीं, ऐसे 330 का हवाला दिया, रेफरेंस दिया और बोला कि भाई ऑडिटर को जो है एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बनाने चाहिए सारे रिस्क के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क हो, चाहे वो आपका असर्शन लेवल का रिस्क हो। ओके, देन उसके बाद बेसल 3। बेसल 3 के लिए मैं क्या करता हूं, आप लोगों को ले चलता हूं अपने नोट्स के अंदर 2 मिनट के लिए, और वहां पे मैंने ना थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है बेसल 3 फ्रेमवर्क के बारे में, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आइए इसको कर लेते हैं हम लोग फिट, और यहाँ चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, आजा आजा ओ आजा आने वाले तुझे याद करे। हाँ आगे बेटा, बेसल 3 फ्रेमवर्क। बेसल 3 फ्रेमवर्क है क्या, सेट ऑफ एग्रीमेंट बाय बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट। बेसल 3 फ्रेमवर्क बेसिकली क्या हुआ था, सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, हाउसिंग क्राइसिस हुआ था यूएसए में। अब उस यूएसए के क्राइसिस में भाई साहब बहुत सारे बैंक, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया, तो फिर इन्होंने क्या किया भाई साहब, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो हैं भाई साहब फाइनेंशियल वर्ल्ड की नॉलेज रखने वाले लोग बैठे, उन्होंने क्या किया, बेसिकली कुछ एग्रीमेंट्स बनाए, और एग्रीमेंट्स किसने बनाए थे, बेसल
कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन ने, राइट, विच मेनली फोकस ऑन रिस्क टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसल अकॉर्ड। तो जो एग्रीमेंट बनाए गए बेसल कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन द्वारा, उसी को बोलते हैं हम लोग बेसल अकॉर्ड, राइट। अब बेसल कमेटी क्या है? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने क्या किया? रिव्यू किया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। जब उन्हें देखा सब प्राइम क्राइसिस हुआ, लोग लुट गए, बैंक लुट गए, तो उन्होंने भाई साहब जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थे आपके बैंक से रिलेटेड, उनका एक्सटेंसिव रिव्यू किया। एक्सटेंसिव रिव्यू के बाद कुछ एग्रीमेंट्स बनाए, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आपका बेसल अकॉर्ड बोल देते हैं। अब जरा सुनिएगा, बेसल 3 नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाया गया और उसमें बैंक्स को ज्यादा रिजिलियंट बनाया गया। अब रिसाइलेंट भी बोल सकते हैं भाई आप लोग, हम तो रिजिलियंट ही बोलेंगे। रिजिलियंट बनाया गया, राइट, बैंक और बैंकिंग सिस्टम को। रिजिलियंट मतलब एबिलिटी टू बाउंस बैक, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्ट्रेस इन द इकोनॉमी, राइट। वो उसके लिए उसको जो बैंक को जो है वो ज़्यादा तैयार किया गया। और उसमें बेसिकली क्या क्या इंक्लूड किया गया है? मिनिमम सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन न्यू डेफिनेशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल। आपके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालते समय कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे, उस पर जो है वो चर्चा बताइए, उसका मिनिमम क्राइटेरिया बताया कि कौन सा कैपिटल इंक्लूड होना चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया इंक्लूड नहीं होना चाहिए। आ जाइए वापस। तो ये था हमारा बेसल 3 वाला नोट, मैंने आपको अपनी बुक से पढ़ा दिया, वहीं से पढ़िएगा आप उसको। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूं 15916 मार्क कर लो, 15916 बेसल 3 और 17 रिलायंस ऑन रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट, रिलायंस ऑन और रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट। तो देखिए ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को बैंक में जब ऑडिट करने जाता है और बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल सकती है, और उन रिपोर्ट्स में अगर कोई एडवर्स कमेंट है तो ऑडिटर को उसको भी जो है वो अकाउंट फॉर करना चाहिए। जैसे कि कोई प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट है, इंटरनल इंस्पेक्शन है, आरबीआई की लेटेस्ट इंस्पेक्शन है, कॉन्करेंट रिपोर्ट है, पहले 4 प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट, इंटरनल इंस्पेक्शन, रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन, कॉन्करेंट ऑडिट की रिपोर्ट, वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, इंटरनल रिपोर्ट, मैनेजर चार्ज हैंडिंग ओवर रिपोर्ट। वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी रिपोर्ट है, कोई इंटरनल रिपोर्ट है किसी पर्टिकुलर अकाउंट को लेके, और मैनेजर जब ब्रांच छोड़ के जा रहा है तो उसने चार्ज हैंड ओवर किया होगा, उसकी जो रिपोर्ट है उसको भी कंसिडर कर लेना है, राइट। तो यहां पे आके हमारी वो जो कंडक्टिंग एंड ऑडिट वाला पार्ट है वो खत्म होता है। तो इसमें 17, 16, 9, 5, 1, 17, 16, 9, 5, 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको किसी भी हाल में छोड़िएगा मत। ओके, अच्छा, अब जरा बात करते हैं एडवांसेस की। अब एडवांसेस देखो, ये भाई साहब ऐसे 30 मार्क खां लोग बैठे हुए हैं, एडवांसेस का टॉपिक यहां शुरू हुआ है लेकिन बातें यहीं शुरू कर दी हैं। अब ऊपर क्या बातें करी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को सारे लार्ज एडवांसेस का ऑडिट करना ही करना है, बाकी एडवांस को सैंपलिंग बेसिस पे, लार्ज एडवांसेस सारे, बाकी एडवांसेस सैंपल बेसिस पे। एक बात। दूसरी बात, प्रॉब्लम अकाउंट्स को डिटेल में देखेंगे, कम ऑन, प्रॉब्लम अकाउंट्स को डिटेल में देखेंगे मेरे साथ, प्रॉब्लम अकाउंट्स को डिटेल में देखेंगे, लेकिन अगर उनमें कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वॉल्व नहीं तो छोड़ देंगे। फिर से, लार्ज एडवांसेस सारे, बाकी एडवांसेस सैंपलिंग, प्रॉब्लम एडवांसेस डिटेल में, अगर इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है छोड़ देंगे। अच्छा, फिर सैंपलिंग कितनी होगी ये डिपेंड करेगा इंटरनल कंट्रोल कैसे, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे तो छोटा सैंपल साइज भी चल जाएगा, राइट। लार्ज एडवांस क्या होता है? ये डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर। अब वहां पे जाके आप लोग अपना एक बेंचमार्क भी बना सकते हैं लार्ज एडवांस ढूंढने के लिए। एग्जांपल दे दिया इन्होंने, 2 करोड़ और 5% ऑफ द ईयर एंड एडवांसेस विच एवर इज लेस कैन बी द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन वेदर एडवांस इज अ लार्ज एडवांस और नॉट। ओके, अब जरा बात करते हैं एडवांसेस की। इधर देखिए, अभी भी भूमिका चल रही है, जेनरिक बातें चल रही है। तो भाई साहब लेंडिंग सबसे बड़ी एक्टिविटी है बैंक की। बैंक क्या करता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है आगे लेंड करने के लिए, बैंक लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट कमाता है। ये लार्जेस्ट आइटम है आपका बैलेंस शीट में, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, और ऑडिट ऑफ एडवांसेस एक इंपॉर्टेंट एरिया है। फिर से, बैंक की मेजर एक्टिविटी है एडवांस देना, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आगे लोन देता है, लोन पे इंटरेस्ट कमाता है, लार्जेस्ट आइटम है बैलेंस शीट पे, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। एडवांसेस एक इंपॉर्टेंट एरिया है एज फार एज नॉलेज, एज फार एज ऑडिट इज कंसर्न, और इसके लिए ऑडिटर को बैंकिंग इंडस्ट्री की, उसके रेगुलेशन की, और बैंक के डिफरेंट फंक्शनल एरियाज की, प्रोसीजर्स की, सिस्टम्स की, इंटरनल कंट्रोल्स की नॉलेज होना जरूरी है। एडवांस एक इंपॉर्टेंट एरिया है ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके लिए ऑडिटर को बैंकिंग इंडस्ट्री की, रेगुलेशन की, फंक्शनल एरियाज की, प्रोसीजर, सिस्टम, प्रिवेलिंग इंटरनल कंट्रोल की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, नॉलेज होनी जो है वो जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ एडवांसेस। तो हमारे पास जो है कितने प्रकार के एडवांसेस हो सकते हैं? फंडेड, नॉन फंडेड। फंडेड में अगर आप देखेंगे जहां पे एक्चुअल ट्रांसफर होता है पैसे का, वो फंडेड है, राइट। एग्जांपल में यहां पे आ गया कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, बिल डिस्काउंटेड परचेज, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इंटरेस्ट बेरिंग स्टाफ लोन्स, राइट। नॉन फंडेड जहां पे फंड्स एक्चुअली में ट्रांसफर नहीं होते, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, बैंक गारंटी एटसेट्रा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट डू एडवांसेस कंप्राइज ऑफ? तो आपके एडवांस में टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, बिल डिस्काउंटेड परचेज, पार्टिसिपेशन और रिस्क शेयरिंग बेसिस, और ये सारी चीजें हो सकती हैं, TCBPI, राइट। देन इसके बाद जरा यहां पे आ जाइए, हम लोग इनकी
क्लासिफिकेशन करते हैं, सेक्टर वाइज देखेंगे तो आपके पास प्रायोरिटी सेक्टर है, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है, सिक्योरिटी वाइज देखेंगे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाइज देखेंगे, प्रोविजनिंग नॉर्म्स वाइज देखेंगे स्टैंडर्ड और एनपीएस है। अगर सेक्टर वाइज देखूं तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर की बात करते हैं। आरबीआई जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए गाइडलाइन इशू करता है, उन गाइडलाइन में लिखा होता है कि किस रेट पे जाएगा, कैसे कब डिसबर्स करना है, राइट, एप्लीकेशन कैसे इनकी एक्सेप्ट करेंगी, रिजेक्शन कब करना है, ये सारी गाइडलाइंस आरबीआई देता है। प्रायोरिटी सेक्टर के एग्जांपल है एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एजुकेशन एंड हाउसिंग, ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए आरबीआई प्रॉपर गाइडलाइंस देता है और टारगेट्स भी देता है कि आपने कितने लोन देने हैं। गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा होता है क्विकली आपको बता देता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सर्विस चार्ज क्या होंगे, रिसिप्ट सैंक्शन, रिसिप्ट क्या इशू करेंगे, सैंक्शन कैसे करना है, रिजेक्शन कैसे करना है, डिसबर्समेंट कैसे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन सिक्योरिटी वाइज देखें तो हमारे पास जो है वो दो तरह के लोन हो सकते हैं, दो तरह के एडवांसेस हो सकते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योरिटी जो है आपकी सिक्योरिटी को हम लोग कभी कभी कोलैटरल भी बुला देते हैं। तो सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, बैंक आपसे सिक्योरिटी लेता है आपको एडवांस देते समय ताकि ये एश्योर कर पाए कि बोरोवर अपना पैसा वापस देगा। अगर नहीं देगा तो बैंक उस सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करके अपना खुद से जो है पैसा रिकवर कर लेगा। अब हमारे पास दो तरह की सिक्योरिटी है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी सिक्योरिटी वो है जिसके अगेंस्ट जो है क्रेडिट दिया जाता है। कम ऑन, प्राइमरी सिक्योरिटी वो है जिसके अगेंस्ट क्रेडिट दिया जाता है, इसे प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी कहते हैं। प्राइमरी सिक्योरिटी वो है जिसके अगेंस्ट क्रेडिट दिया जाता है, इसे प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी हमारी होती है एडिशनल सिक्योरिटी। आपकी सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, राइट। ये दोनों सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेबल है। प्राइमरी वो जिसके अगेंस्ट लोन दिया जाता है उसे प्रिंसिपल सिक्योरिटी बोलते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी होती है। इतना आपके लिए बहुत है। आपकी सिक्योरिटी कैसी भी हो सकती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। अच्छा जी, देन बात करते हैं एग्जांपल्स की। किस चीज़ की एग्जांपल्स? कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या हो सकती है? तो भाई साहब हो सकता है कोई गारंटी दे दे, आपके गुड्स, स्टॉक, डेटर, ये सब चीज़ें सिक्योरिटी है। गोल्ड, ऑर्नामेंट, बुलियन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन बेसिकली एग्रीकल्चर एडवांस के लिए। थर्ड पार्टी गारंटी, बैंकर्स जनरल लीन, आपके किसी भी गुड के ऊपर बेसिकली अपना हक जो है ले लेना क्योंकि आपने लोन लिया है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी, जैसे कि आप शेयर्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो मैंने जल्दी से आपके लिए कुछ एग्जांपल्स रीड कर दिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी के क्या क्या मोड हैं। तो सबसे पहला मोड है जी मॉर्गेज। मॉर्गेज में बेसिकली क्या होता है, दो तरह की हो सकती है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या होता है, एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसे मॉर्गेज डीड बोलते हैं और इट रजिस्टर्स द प्रॉपर्टी टू द बैंक, दैट इज मॉर्गेजी एज अ सिक्योरिटी। तो आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास चली जाती है, बैंक के नाम पर रजिस्टर कर दी जाती है एज अ सिक्योरिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रजिस्टर्ड मॉर्गेज। आइए एक बार आपको अपने नोट्स में भी ले चलता हूं, वहां से भी कुछ चीज़ें आपको इसमें दिखा दूंगा। ये लीजिए, ये हमने सब पढ़ लिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने बोला था कि एग्जांपल्स सिक्योरिटी के क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, मॉर्गेज की हम लोग बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड की बात कर ली, इक्विटेबल की बात करते हैं। अब इक्विटेबल में देखिए क्या है, इक्विटेबल मॉर्गेज इज ऑल्सो नोन एज मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। रजिस्टर्ड में क्या कर रहे थे, मॉर्गेज डीड बन रही थी और मॉर्गेज डीड बनने के बाद जो है प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के नाम पे एज अ सिक्योरिटी रजिस्टर की जा रही थी। इक्विटेबल मॉर्गेज में आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आप बस टाइटल डीड जो है वो डिलीवर करते हैं, डॉक्यूमेंट जो है डिलीवर करते हैं विद द इंटेंट ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटी और आपकी सिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। देन उसके बाद प्लेज में क्या है, बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है इन्वॉल्व होता है। बोरोवर जो होता है वो क्या करेगा, अपने गुड्स को डिलीवर करके आता है लेंडिंग बैंक को विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज देयर ऑन एज सिक्योरिटी फॉर द एडवांस। लीगल ओनरशिप भाई साहब प्लेजर की रहेगी। लीगल ओनरशिप जो है वो किसकी रहने वाली है, कम ऑन टेल मी, प्लेजर की रहने वाली है। जो बैंकर होगा, यानी कि जो आपको उधार देने वाला व्यक्ति होगा, लेंडर बैंकर होगा, उसके पास कुछ डिफाइंड राइट्स आ जाएंगे और प्लेज के अंदर याद रखिएगा आप स्पेसिफिक और फिक्स चार्ज जो है दोनों क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन बात करते हैं हम लोग हाइपोथिकेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों, इसमें से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा होते हैं, कोई भी इसको छोड़ेगा नहीं। हाइपोथिकेशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विटेबल चार्ज क्रिएट करते हैं इन फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक बाय एग्जीक्यूशन ऑफ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। हम लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और हम लोग इक्विटेबल चार्ज जो है क्रिएट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल सिक्योरिटीज, राइट। याद रखिएगा खास बात, ना ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी ना ही पोजीशन ट्रांसफर होगी। जैसे कि स्टॉक के बेसिस पे आपने जो है अपने लिए कुछ लिमिट ले रखी है बैंक से लोन की, वो हाइपोथिकेशन का सबसे जीता जागता एग्जांपल है। आपने हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट किया आप और आपने इक्विटेबल चार्ज जो है वो क्रिएट कर लिया है अपने स्टॉक्स के ऊपर। अच्छा जी, देखिए बोरोवर के पास फिजिकल पोजीशन रहती है गुड्स की, लेकिन एज अ एजेंट और ट्रस्टी ऑफ बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी वो बोरोवर के पास ही है।
अब बोरोर के पास जो पोजीशन है वो एज अ एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक है, और बोरोर क्या करेगा, पीरियोडिकली स्टेटमेंट जिसमें उसकी जो स्टॉक मान लेते हैं, स्टॉक की क्वांटिटी, स्टॉक का वैल्यू वगैरह सब कुछ जो है मेंशन रहेगा, और वो लेंडिंग बैंकर को जो है वो पीरियोडिकली ये स्टेटमेंट दिया करेगा। देन नेक्स्ट तरीका जो है सिक्योरिटी क्रिएट करने का वो है असाइनमेंट, और असाइनमेंट आपके एग्जाम के लिए फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट। आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा आने वाला है, कोई डेटर से पैसा आने वाला है, तो आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी है जो डेटर से पैसा आने वाला है, आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं एज अ सिक्योरिटी टू द बैंक। तो असाइनमेंट रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, राइट और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, दैट इज बैंक। सो यू हैव अ राइट एंड यू आर ट्रांसफरिंग दैट। और आज की डेट में अगर देखें तो ओनली एक्शनेबल क्लेम सच एज बुक डेट एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर एक्सेप्टेड एज अ सिक्योरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट। और असाइनमेंट में असाइनी के पास एब्सोल्यूट राइट आ जाता है ओवर द मनी डेट्स असाइन टू हिम, यानी बैंकर के पास राइट आ जाएगा। अब देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज कैसे आप लोग जो है वो सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं, और वो है मित्रों क्या हमारे पास सेट ऑफ। सेट ऑफ में क्या होता है, इधर देखिए, एक क्रेडिटर का राइट है कि अगर आपका उसके पास क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस है तो दोनों को क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। तो आपका बैंक के साथ अगर दो अकाउंट चल रहे हैं, एक आपका लोन अकाउंट चल रहा है, एक डिपॉजिट अकाउंट चल रहा है, तो बैंक जो है दोनों अकाउंट को कंबाइन कर सकता है। इसी को जो है वो सेट ऑफ बोला जाता है। आइए एक बार आपको आईसीआई की बुक से भी मैं दिखा देता हूं। तो सेट ऑफ क्या है, राइट ऑफ क्रेडिटर टू एडजस्ट होल्डली और पार्टली द डेबिट बैलेंस इन द डेटर्स अकाउंट अगेंस्ट द क्रेडिट बैलेंस लाइंग इन अनदर अकाउंट ऑफ दैट डेटर। राइट, तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, दोनों को सेट ऑफ करना। राइट ऑफ सेट ऑफ में क्या होता है, बैंक दो अकाउंट्स को कंबाइन कर सकता है, आपके डिपॉजिट अकाउंट और लोन अकाउंट। हाँ, वो सेम नेम में होना चाहिए और सेम राइट में होना चाहिए। सेम राइट में मतलब अगर मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है विद द नेम ऑफ नीरज अरोड़ा और मेरा एक लोन अकाउंट है तो उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। बट विद द नेम ऑफ नीरज अरोड़ा अकाउंट है बट मैं वहां पे किसी और एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसको मर्ज नहीं किया जा सकता है। ये होगी सेट ऑफ की बात। ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट ऑफ के लिए आपके एक बैंक की जितनी ब्रांचेस है सबको सिंगल एंटिटी जो है वो ट्रीट किया जाता है, और टाइम बार डेट्स के केस में भी सेट ऑफ किया जा सकता है। ये बेटा ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। देन राइट ऑफ लीन, कोई से लीन बोलते हैं, कोई लाइन बुलाता है, आप जो मर्जी बुला लीजिए। राइट ऑफ लीन बेसिकली क्या है, लीगल चार्ज क्रिएट किया जाता है ओनर की कंसेंट के साथ, जिससे लेंडर के पास राइट आ जाता है क्या, जो भी एसेट अंडर लीन है उसको डिस्पोज ऑफ करने का, उसको लिक्विडेट करने का। बेसिकली ओनर की एक एसेट के ऊपर लीगल चार्ज क्रिएट किया जाता है जो लेंडर को राइट दे देता है कि वो उस एसेट को डिस्पोज ऑफ या लिक्विडेट जो है वो कर सकता है। आइए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रूडेंशियल नॉर्म्स की। आज ये जरा साथ में जुड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड लोन्स, एनपीए लोन्स। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड रेगुलर, और फिर उसके बाद स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 1 और 2, राइट। एनपीए में सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल में भी 3 है, D1, D2, D3 और लॉस। ओके, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बनता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एक एसेट एनपीए बन जाएगा व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फ्रॉम द बैंक। फिर से पेंसिल चलनी हो गई है, बंद हो गई, शुरू हो गई। तो एक एसेट एनपीए कब बनता है, व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, जब वो इनकम जनरेट करना बंद कर दे बैंक के लिए। एक एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन और एडवांस वेयर नंबर 1 इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल, याद रखिएगा, इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टर्म लोन। टर्म लोन के केस में सिंपल है, अगर आपका इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल जो है 90 डेज के ज्यादा के लिए ओवरड्यू रह गया तो हम उसे एनपीए बोल देते हैं। अगर ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट ओडी की बात चल रही है, ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट की बात चल रही है, ओडीसीसी की बात चल रही है, तो उस केस में अगर आउट ऑफ ऑर्डर रह गया वो अकाउंट तो हम लोग उसे बोलते हैं एनपीए बन गया। अगर बिल की बात चल रही है और बिल ओवर ड्यू रह गया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि एनपीए बन गया। तो टर्म लोन अगर इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल की कोई भी इंस्टॉलमेंट जो है ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, कम ऑन, फॉर मोर देन 90 डेज, तो वो हमारे लिए एनपीए बन गया। अगर ओडीसीसी की बात चल रही है, आउट ऑफ ऑर्डर है, तो वो हमारे लिए एनपीए बन गया। अगर हमारे लिए किसी बिल की बात चल रही है और वो बिल जो है वो ओवर ड्यू हो गया फॉर मोर देन 90 डेज तो हमारे लिए वो एनपी बन गया। अब आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है सीसीओडी के लिए, कि आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कॉन्टिन्यूसली इन एक्सेस है ऑफ द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर। एग्जांपल देखते जाइए, हमारे पास क्या था, ड्राइंग पावर जो है 42 लाख थी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कॉन्टिन्यूसली कितने का है, 50 लाख का है, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख और 42 लाख, वॉट एवर द केस में भी मान लेते 42 लाख की हमारे पास जो है ड्राइंग पावर थी और वो उससे कॉन्टिन्यूसली इन एक्सेस है, तो भाई साहब हम लोग उसे क्या बोल देंगे, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है वो अकाउंट। ओके, आइए जरा इसको भी और देखते हैं, सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। इन केसेस वेयर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट, लो भाई लो, बट देयर आर नो क्रेडिट कॉन्टिन्यूसली फॉर 90 डेज। अब इसका एग्जांपल देखो, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अकाउंट इज 42 लाख बट देयर आर नो क्रेडिट
वैसे आपकी जो ड्राइंग पावर थी उससे कम थे आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, लेकिन कोई भी क्रेडिट नहीं आ रहा है और एनी पेमेंट डिपॉजिट इनटू अकाउंट कॉन्टिन्यूअसली फॉर 90 डेज एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो भी हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। आउट ऑफ ऑर्डर हो गया मतलब एनपीए बन गया। एंड क्रेडिट्स आर देयर बट आर नॉट एनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, दीज अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर। देखिए, सो क्रेडिट आए हमारे पास 2 लाख रुपए के बट आर नॉट एनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड। मान लेते हैं 5 लाख का इंटरेस्ट था, आपके क्रेडिट्स हैं लेकिन वो क्रेडिट्स आपके इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो मतलब कि क्या बन गया, एनपीए बन गया। लीजिए, अब यहां पे आपको जल्दी से ओवरड्यू का मतलब बता देते हैं। ओवरड्यू का मतलब हमें कहां काम आएगा, देखिए हर जगह पे वर्ड यूज हो रहा था ना, ओवरड्यू ओवरड्यू, तो इस ओवरड्यू का मतलब भी अब आपको यहां पे नीचे बताया जा रहा है। ओवरड्यू का क्या मतलब है, एक अमाउंट हम लोग मान लेते हैं, एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर द क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। ओके, लीजिए अब आ जाते हैं यहां पे, ये हैं आपके प्रोविजनिंग नॉर्म्स। तो आपका सब स्टैंडर्ड एसेट जब वो एनपीए रह गया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी कि एनपीए होने के पहले 12 महीने हम उसे सब स्टैंडर्ड एसेट मानते हैं और उसको 15% का प्रोविजन बनाते हैं। डाउटफुल एसेट, 1 साल निकल चुका है एनपीए हुए हुए, अब उसके बाद विच हैज रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, अब उसके बाद जो है भाई साहब वो अगर 12 मंथ्स और निकल गए सब स्टैंडर्ड होने के बाद, तो फिर हम लोगों ने 3 कैटेगरी बनाई है। डाउटफुल अप टू 1 ईयर, D1 जिसमें 25% का प्रोविजन बनेगा सिक्योर्ड पोर्शन के लिए और 100% का प्रोविजन बनेगा अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए। फिर D2 जिसमें आपके पास 1 साल से 3 साल के बीच में वो डाउटफुल रहा तो 40% का प्रोविजन बनेगा सिक्योर्ड और यहाँ पे अनसिक्योर्ड के लिए 100%। और D3 यानी कि अगर भाई साहब वो 3 साल से ज्यादा के लिए डाउटफुल रह चुका है तो 100% का प्रोविजन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों के लिए। और जो लॉस एसेट हमारा होने वाला है उसके केस में 100% का प्रोविजन बनेगा ही बनेगा। और लॉस एसेट कौन सा, जहां पे भाई साहब लॉस आइडेंटिफाई कर चुका है बैंक या फिर इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर आरबीआई की इंस्पेक्शन में पता चल गया कि भैया अमाउंट जो वो रिकवर नहीं होगा, बट अमाउंट आपने राइट ऑफ नहीं किया तो उसे हम लॉस एसेट बनाएंगे और आपको 100% राइट ऑफ करना पड़ जाएगा। ओके, लीजिए लीजिए, अब जो हम 2 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एनपीए भैया रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे डिसाइड होगा। सामने वाले की नेटवर्थ क्या है, अनिल अंबानी की नेटवर्थ क्या हमें नहीं पता, पैसे नहीं दे रहा, एनपीए, बात खत्म। सो अवेलेबिलिटी, याद रखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी और नेटवर्थ ऑफ द बोरोवर गारंटर इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग एन एडवांस एज एनपीए और अदरवाइज। अगर रिकवरी नहीं हो रही भैया एनपीए, बात खत्म। अच्छा, एसेट क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज होती है और फैसिलिटी वाइज नहीं होती है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब आपने एक बैंक से 10 तरह के लोन ले रखे हैं, एक एनपीए तो सारे एनपीए हो जाएंगे। ऑल दी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज वुड बी टर्म्ड एज व्हाट, एनपीए। एग्जांपल देखिए, रमन के पास 2 लोन फैसिलिटी है, गाड़ी का लोन है और एक हाउसिंग लोन है। वो रेगुलरली डिपॉजिट करा रहा है हाउसिंग लोन ईएमआई बट हैज नॉट डिपॉजिटेड लास्ट 4 ईएमआई ऑफ द कार लोन ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड, पैसे की कमी है भाई के पास। हेंस इन दिस केस ओनली द कार, नॉट ओनली द कार लोन बट द housing loan would also be treated as NPA, although it is going good, there are no irregularities, but NPA classification is borrower wise, that is Mr. Raman wise and not facility wise. I hope आपको ये बातें क्लियर हो जाइज। बोलदाइज। चलो भाई, अब हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस बचते हैं एनपीए के, आइए उनको भी कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। लीजिए, अब स्पेशल केसेस की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला केस है ऐसे अकाउंट्स जो रेगुलराइज्ड हुए नियर बैलेंस शीट डेट। तो बेसिकली आपका कोई बोरोवर है, उसका अकाउंट है, उसमें कुछ सॉलिटरी फ्यू क्रेडिट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, कहाँ पे, बैलेंस शीट डेट से जस्ट पहले पहले। तो उसे आपने ध्यान से जो है वो चेक करना है और आपने क्या करना है, वहाँ पे ज़रा सी भी अगर आपको वीकनेस नज़र आ रही है तो आपको उसे एनपीए ही मान लेना है, उसको एनपीए मानना चाहिए बैंक्स को। और नहीं माना हो तो भैया बात करो बैंक वालों से। तो फिर से बहुत शॉर्ट में रिपीट करता हूँ, छोटे छोटे क्रेडिट हैं बैंक के बैलेंस शीट डेट के साथ आसपास, आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्टिविटी बिल्कुल नहीं लेके आनी है, ऑब्जेक्टिवली उसका असेसमेंट करना है। इनहेरेंट वीकनेस है तो उसे एनपीए मान लोगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस की। इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के गारंटेड एडवांसेस हैं और गारंटी अभी तक जो है वो इन्वोक नहीं की गई है या गारंटी वापस नहीं ली गई है तो उन्हें स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे, लेकिन इनकम रिकग्निशन पर्पस के लिए हम उनको एनपीए ही मान लेंगे। हाँ, ये सिचुएशन बिल्कुल अलग होती अगर एडवांस जो है गारंटेड है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वेयर एडवांसेस टू, जहाँ पे एडवांस को हम एनपीए तब मानेंगे इफ इट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर द 90 डेज, मोर देन 90 डेज फॉर बोथ प्रोविजनिंग एंड इनकम रिकग्निशन पर्पस। लीजिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडवांसेस अंडर कंसोशियम या कंसोर्टियम, जो भी आप बोलना चाहें, इसे हम लोग कवर करेंगे हम अपनी बुक से। और हमारी बुक में क्या लिखा है इसके बारे में, आ जाइए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे आपके पास जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कंसोर्टियम एडवांस का मतलब क्या है, जब एक बोरोवर 2 या 2 से ज्यादा बैंक से मिलकर लोन ले, जैसा बोल लीजिए, जब
दो या दो से ज़्यादा बैंक मिलकर एक कंसोर्टियम बनाकर बेसिकली लोन एडवांस करें बोरोवर को। इससे क्या होगा, बैंक्स अपने अप्रेजल बेनिफिट कंसोलिडेट कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे रिस्क को, और एक्सपोजर जो है वो परमिसिबल लिमिट में रख पाएंगे। यानी कि भाई बैंक ने इवेल्युएट करना होता है लोन देने से पहले, तो वहाँ पे वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा सारे बैंक्स का, सब मिलके जो है वो इवेल्युएट करेंगे तो अच्छा इवेल्युएशन होगा, रिस्क कम हो जाएगा और एक्सपोजर जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ज्वाइंट एम्प्रेजल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग विल फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज होगी। और जो बैंक, जिस बैंक का सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, लीड बैंक। तो देखिए हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, 1 2 3 4, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एडवांसिंग लोन टू अ बोरोवर बाय 2 और मोर बैंक ज्वाइंटली, अप्रेजल बेनिफिट, एक्सपोजर, रिडक्शन ऑफ रिस्क एंड एक्सपोजर विद इन द लिमिट्स, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सकती है, और जिस बैंक का सबसे ज़्यादा शेयर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीड बैंक बोलने वाले हैं। अच्छा, अब एसेट क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर बैंक के बेसिस पे होगी, यानी कंसोर्टियम पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पे में लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल बैंक के पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके हिसाब से जो है हम लोग उन एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब कंसोर्टियम में एक लीड बैंक है जो पहले पैसे ले रहा है, और वो पैसे लेके आगे पैसे नहीं दे रहा है बाकी बैंक्स के, तो जो बाकी बैंक जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं उनका अकाउंट जो है वो नॉट सर्विस ट्रीट किया जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली उसे एनपीए भी मान लिया जाएगा। राइट, अब जो बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंसोर्टियम में, उनको भाई साहब अपने अरेंजमेंट करने हैं अपनी शेयर की रिकवरी के। राइट, जो भी पैसा लीड बैंक के पास गया है वो आपके बाकी मेंबर्स बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अरेंजमेंट करके रखें कि हमारे पास पैसा वापस कैसे आएगा, और उसी के बेसिस पे फिर आगे एसेट क्लासिफिकेशन होगी। अब यहाँ पे ड्राइंग पावर का कॉन्सेप्ट हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज कर लेंगे, लेकिन याद रखिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, लीड बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द ड्राइंग पावर ऑफ द बोरोवर एंड एलोकेट द सेम टू द मेंबर बैंक्स। ठीक है जी, तो लीड बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। हाँ, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसमें, जैसे कि बोरोवर के रिक्वेस्ट पे लीड बैंक जो है वो क्या कर सकता है, हायर और लोअर शेयर ऑफ ड्राइंग पावर जो है वो मेंबर बैंक्स को एलोकेट कर सकता है एज अगेंस्ट देयर शेयर ऑफ एडवांसेस। तो जनरली स्पीकिंग अगर इसमें हमने कुछ सीखा तो वो यही कि भाई लीड बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा ड्राइंग पावर के लिए। हाँ, अगर बोरोवर रिक्वेस्ट करेगा तो लीड बैंक जो है वो क्या कर सकता है, शेयर्स जो है वो चेंज कर सकता है ड्राइंग पावर का अमंग दी मेंबर बैंक। लीजिए, अब देन हमारे पास एक और स्पेशल तरह का अकाउंट आया जहां पे जो सिक्योरिटी दी गई थी उसकी वैल्यू जो है वो इरोड हो चुकी है, जो सिक्योरिटी दी गई थी उसकी वैल्यू जो है वो इरोड हो चुकी है, या फिर आपके बोरोवर ने क्या कर दिया है, फ्रॉड कमिट कर दिया है। तो यहाँ पे आईसीए ने सबसे पहले आपको समझाया कि भैया इरोजन क्या होता है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डैमिनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज में धीरे धीरे जब रिड्यूस हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इरोजन। अगर ऐसा कोई अकाउंट है जिसकी भाई से सिक्योरिटी में इरोजन हो गया तो उसे हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर देंगे, डाउटफुल और लॉस एसेट कर देंगे। अब डाउटफुल और लॉस में से कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए अगर इरोजन जो है, ध्यान से देखिएगा, अगर इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 50%, राइट, सो अगर जो वैल्यू थी सिक्योरिटी की जो आपने लोन देते समय उसकी वैल्यू लगाई थी, अगर अब वो लेस देन 50% रह गई है, देखिए इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड सिग्निफिकेंट व्हेन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक। जब लोन दे रहे थे उस समय जो वैल्यू थी उससे उसके 50% से भी कम रह गई है, तो ऐसे केस में हम लोग एनपीएस को डायरेक्टली, पहले तो उसे एनपीए तो डिक्लेयर कर ही देंगे उस अकाउंट को, और साथ साथ में इट विल बी क्लासिफाइड अंडर डाउटफुल कैटेगरी एंड प्रोविजन शैल बी मेड एज पर दी एज एप्लीकेबल टू द डाउटफुल एसेट्स। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 10%, लो भाई लो, अब 10% से भी कम हो गई है। इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज असेस्ड बाय द बैंक इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोल अकाउंट्स, लो भाई लो, क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से पढ़ना इसको। तो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसका सिर्फ 10% ही रह गई है, तो एक्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इग्नोर्ड एंड एसेट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था उसके 10% से भी कम रह गया, आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ था और बाइसेप सिक्योरिटी की वैल्यू रह गई 9 लाख, तो उस आउटस्टैंडिंग अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीटली लॉस एसेट की तरह क्लासीफाई कर देंगे, इधर फुली रिटन ऑफ और फुली प्रोवाइडेड ऑफ बाय द बैंक। हम लोग सिक्योरिटी को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब बात करते हैं ऐसे एडवांसेस की जो लिए गए हैं अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट एनएससी एलिजिबल फॉर सरेंडर, केवीपी आईवीपी एंड लाइफ पॉलिसीज नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल इन द अकाउंट्स, राइट, तो उनको एनपीए नहीं मारेंगे प्रोवाइड दैट एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है। एग्रीकल्चरल एडवांसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, एग्रीकल्चरल एडवांसेस के केस में हम लोग क्या करेंगे, तो आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर इशू किया है क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकग्निशन के लिए फॉर एग्रीकल्चर एडवांसेस में, एंड स्पेसिफिकली ड्यू टू इंपेयरमेंट कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज हमें वो सर्कुलर फॉलो करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल दूं, आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर जो है इशू किया है किस चीज के लिए, जब
नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से जो है नुकसान हो जाता है एग्रीकल्चर में, उस केस में तो वहाँ पे बैंक को बोला गया कि भाई साहब आप लोग अपने खुद के रिलीफ मेजर जो है डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन को एक टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप रीपेमेंट पीरियड को जो है वो रीस्केड्यूल कर सकते हैं और फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन भी दे सकते हैं सब्जेक्ट टू द गाइडलाइन कंटेंट इन दी मास्टर सर्कुलर, राइट। अब मेरी बात को सुनिए, तो एनपीए हम लोग कैसे करेंगे? एनपीए क्लासिफिकेशन बेसिकली उन्हीं रीस्केड्यूल्ड टर्म्स के हिसाब से जो है वो डिटरमाइन की जाएगी। ओके, देन ये था एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। अभी एग्रीकल्चर एडवांसेस हमारे पास और भी यहाँ पे आने हैं, डोंट वरी एट ऑल। अब बात करते हैं एडवांसेस टू स्टाफ। बैंक ने अपने स्टाफ को जो एडवांस दिया है, राइट, तो उसको आपने क्या करना है? पहली बात, वो आपके एडवांस पोर्टफोलियो बैंक में आएगा, यानी आपके एडवांसेस के अंदर दिखाया जाएगा, बैंक के एडवांसेस के अंदर, राइट। हाउसिंग लोन है या कोई और एडवांस है जो स्टाफ को दिया है, जहां पे इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, ये सिर्फ स्टाफ के केस में हो सकता है। इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट को हम लोग ओवरड्यू नहीं मानेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑनवर्ड्स। तो बैंक ने स्पेशल फैसिलिटी दी है, उसके चलते हम लोग इंटरेस्ट को जो है ओवरड्यू नहीं मानने वाले हैं। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? उसको एनपीए मान लेंगे ओनली व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। तो जब जो ड्यू हुआ आपने उसकी पेमेंट नहीं करी तो हम उसको एनपीए मानेंगे। हाँ, अगर आपके कुछ ऐसे टर्म्स थे कि भाई सब इंटरेस्ट प्रिंसिपल की रिकवरी के बाद पे किया जाएगा, तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट को ओवरड्यू नहीं मानेंगे। ओके, लीजिए ये अब वो कहाँ पे शो होते हैं बैंक में, जरा वो देख लीजिए। स्टाफ एडवांसेस बाय बैंक एज एन एम्प्लॉयर एंड नॉट एज अ बैंकर आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड अंडर द सब हेड अदर्स अंडर द शेड्यूल ऑफ अदर एसेट्स। लीजिए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आ रहा है एग्रीकल्चर एडवांसेस का, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए, सो एज पर द गाइडलाइंस एग्रीकल्चर एडवांसेस दो तरह के हो सकते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वालों को हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वुड बी क्रॉप्स, वो क्रॉप्स होते हैं विद अ क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर, एंड क्रॉप्स विच आर नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन उनको हम बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले याद रख लीजिए, बिल्कुल लॉन्ग टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल की तरह है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जिनका क्रॉप सीजन 1 साल से ज्यादा होता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वो होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप नहीं होते हैं। ओके, लीजिए अब क्रॉप सीजन क्या है? क्रॉप सीजन फॉर ईच क्रॉप विच मींस पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप रेज वुड बी डिटरमाइंड बाय स्टेट लेवल बैंकर कमेटी इन ईच स्टेट। तो आपका जो क्रॉप सीजन है, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, वो क्रॉप सीजन जो है वो स्टेट लेवल बैंकर कमेटी हर स्टेट की जो है वो क्या करती है? डिसाइड करती है। अब इनके एनपीए नॉर्म्स क्या है, जरा ये देख लीजिए। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए जो लोन दिया गया था उसको हम एनपीए तभी मानेंगे, वेरी सिंपल, इफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयरऑन इज ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए हम लोग दिए गए लोन्स को एनपीए तभी मानेंगे जब इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर मोर देन ओवरड्यू फॉर आई शुड से रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 सीजन्स, 2 क्रॉप सीजन। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के केस में क्या होगा? एनपी तब मानेंगे इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल लोन दे रहा हूँ रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। तो लॉन्ग ड्यूरेशन 1 क्रॉप सीजन से ओवरड्यू हो गई और आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन 2 क्रॉप सीजन के लिए ओवरड्यू हो गई, तो हम लोग इन ऐसे केसेस में जो है क्या मान लेंगे? इनको एनपीए मान लेंगे। अब जरा एक बार आईसीए की बुक में वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है। कंसोर्टियम वाला हमारा काम हो गया, बिल्कुल हो गया जी, ठीक है। इसके बाद हमारा इरोजन वाला काम हो गया, एनएससी वाला काम हो गया, अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, एडवांस टू स्टाफ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अब हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे ड्राइंग पावर और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और पूरी कोशिश होगी कि पार्ट 3 में हम लोग इस चैप्टर को और भी कर दें, नहीं तो मैक्सिमम एक छोटा सा पार्ट और बना दूंगा आपके लिए, और फिर हमारे पूरे चैप्टर की रिवीजन जो है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलो लंबी सांस भरो, मास्टर छुट्टी, भाग दौड़ निकल पहुंचो, बुम बुम बुम, बाय।